विवाह के ऊपर एक प्रश्न। वैसे तो मैं अपनी ज्यादातर बातें आत्मज्ञान, मन की प्रकृति, जगत की प्रकृति, शरीर की और संसार की प्रकृति पर रखता हूं। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये प्रश्न अपने आप में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि विवाह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और इसके ऊपर एक कई ज्ञानियों ने विचार विमर्श किया कि विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई कहते हैं कि विवाह करना है करो, नहीं करना मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आत्मज्ञान में अपने आप को लगाए रहो, जो कि एक बात सही भी है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न कुछ और है। प्रश्न ये है कि मन कह रहा है कि यौन चाहिए, मन कह रहा है कि सेक्स चाहिए, मन कह रहा है कि एक साथी चाहिए, लेकिन तुम उसमें बीच में जबरदस्ती आत्मज्ञान डाल के एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे हो। और इसी के चक्कर में ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रश्न है, ये उठ रहा है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमने कभी क्वेश्चनिंग करना सीखी नहीं। स्वतंत्रता की तुम्हारे मन में कभी बातें आती नहीं है। स्वतंत्र कैसे होते हैं ये तुम्हें नहीं पता। गुरु के टुकड़ों पर पलने का तुम्हें शौक है। यहां जाओगे यहां पूछोगे, वहां संदीप के सेशन में जाओगे वहां पूछोगे, फिर आचार्य के सेशन में जाओगे वहां पूछोगे, जग्गी के सेशन में जाओगे वहां पूछोगे, मेरे सेशन में आओगे यहां पूछोगे। मुद्दा यह है कि, और चक्कर यह है, पॉइंट यह है कि तुम लोग कब स्वतंत्र होगे, कब तुम्हारे प्रश्न जो है वो खत्म होने वाले हैं, या प्रश्न खत्म ना हो ज्यादा अच्छा है, नए प्रश्न कब आएंगे। एक ही प्रश्न पिछले 4 साल से कब चल रहा है, नया प्रश्न कब आएगा। कुछ नया प्रश्न है कि सर ट्रैप ऑफ वैरायटी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, कुछ समझ नहीं आया था। या सर ये लॉ ऑफ ग्रुपिंग आपने एक बात करी थी, आज तक उसके बारे में किसी ने चर्चा तक नहीं करी। आपको पता है कितना महत्वपूर्ण, पूरे के पूरा जितने मिनट अभी ऑलमोस्ट 350 के ऊपर हम क्रॉस कर चुके हैं, 360 या 365 पे, आई थिंक 355 पे चल रहे हैं। दिस इज द 355th और बिटवीन 55th एंड 60th और मे बी 50th to 60th एपिसोड चल रहा है इस समय। ये आपको पता है ये चीज। और उस पॉडकास्ट को कभी जाके सुनिए, लॉ ऑफ ग्रुपिंग क्या होती है। मेरा जो मुद्दा है, मेरा जो प्रश्न है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने प्रश्नों को कैसे तुम हल करोगे। और अगर नहीं भी है तो नए प्रश्न क्यों नहीं आ रहे। 4 साल 5 साल एक ही प्रश्न, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, विवाह करना चाहिए कि नहीं करना। अभी तुम्हारा यही नहीं हो रहा। चलो मैं उत्तर दे देता हूं। देखिए, कोई भी जब ये प्रश्न पूछता है आके कि 25-26 साल के हैं लोग, तो प्रश्न पूछते हैं कि विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तुम्हें सेक्स चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ चाहिए, लेकिन सेक्स तो सर औरों से मिल सकता है। नहीं, विवाह करने वाली जो
जो विवाह का प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति है वो युवती है, युवा नहीं है, नारी है, वो औरत है। अब बताओ उसको मैं क्या जवाब दूं कि जाके तुम विवाह मत करो, तुम जाके सबके साथ सो? उसको मैं क्या ये उत्तर दूं? तो आपका जवाब आएगा क्यों नहीं, उनकी चॉइस है। देखिए, चक्कर ये है कि आप बहुत सारे लोगों के साथ सोगे तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हो। ठीक है, और उस प्रेगनेंसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा फिर? सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि क्या आपको बच्चा चाहिए? अगर स्पष्टता से आता है मुझे नहीं चाहिए सर, ठीक है, तो दूसरा सवाल पूछो, क्या तुम्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए? यस सर चाहिए, तो करो शादी फिर। चक्कर क्या है समझने की कोशिश करो। ये नहीं समझना है कि शादी करनी कि नहीं करनी। समझना यह है कि जब भी कोई भी भौतिक का टुकड़ा खाया जाता है तो तुम्हारी स्वतंत्रता का कुछ टुकड़ा जो है वो उसके साथ ट्रेड होता है। मतलब मटेरियल वर्ल्ड में, इंग्लिश में बताता हूं, इफ यू वांट टू slice a part of the material world, you want something from this world, you get it, but there is a cost, एक कीमत है। You need to understand that you have to give some slice of the personal freedom as well. When you are trying to become successful, when you want to become successful, when you get success, when you get properties, when you get all these material possessions, what happens is that there is a cake of freedom, उसकी स्लाइसिंग होती है। बट जगत को ये मिथ्या होती है कि वो स्लाइस ऑफ फ्रीडम जो है वही वो विवाह है या फॉर्च्यूनर है या प्रॉपर्टी है या पावर है, पद प्रतिष्ठा सम्मान है। तो जब भी आप संसार से कुछ चाहोगे, संसार से कुछ उठाओगे, आपको अपनी स्वतंत्रता से कुछ उसको देना पड़ेगा नीचे, तब आप उसको उठा पाओगे। लेकिन लोगों को यह लगता है, संसारी जो होते हैं उनको यह लगता है कि वो उठाना ही फ्रीडम है, शादी ही फ्रीडम है, पैसा ही फ्रीडम है, प्रसिद्धि ही फ्रीडम है, मैं आजाद हूं, मेरे पास पैसा है, मैं आजाद हूं। लोगों को ये भ्रम है, मिथ्या है, इसको मिथ्या बोलते हैं। तो जब भी कोई भी रियलिटी, स्पेशली जो वर्चुअल, जो मटेरियल रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी बोल रहा था मटेरियल रियलिटी, इसका एक फ्रेगमेंट, एक टुकड़ा तुम अगर लोगे तो अपनी स्वतंत्रता से एक टुकड़ा देना पड़ेगा। तो बैचलरहुड के जो प्रोज हैं वो कॉन्स बन जाते हैं शादी के बाद, और विवाह के जो कॉन्स हैं वो प्रोज बन जाते हैं बैचलरहुड में। तो बैचलरहुड का अपने अलग प्लस माइनस है, लेकिन दुनिया जीती ऐसी है कि मुझे ये मिल जाए तो सब कुछ पूरे जीवन प्लस हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जो ये युवती या ये जो नारी है जो प्रश्न पूछती है कि विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मेरे फादर मेरे पे प्रेशर मार रहे हैं विवाह करने के लिए, मैं क्या करूं? किसकी शादी करा दो, उसकी शादी करा दो।
ठीक है, शादी करो, लेकिन शादी ना नहीं करोगे तो उसके जो माइनसेस हैं उसकी स्वीकृति अगर तुम्हारे अंदर है तो बढ़िया है। जैसे मेरे साथ क्या है कि मुझे उसके माइनसेस जो हैं वो स्वीकार हैं। शादी ना करने के माइनसेस होते हैं, जैसे कि बच्चा नहीं होगा, आपको बच्चा चाहिए, आपको एक तो ठीक है, और भी चीजें हैं, एक आपके कुछ सपने होते हैं कि हक करके सोना है, एक कोई प्यार करने वाला होना चाहिए, है ना, साथ में रहना चाहिए। ये सब सपने आपके अगर पूरे नहीं हुए तो आपको करना पड़ेगा ये सब पूरे। क्योंकि मैंने आपसे एक सिंपल सी बात कही है कि ये जो सवाल पूछ रहे हो ये एक वासना से रिलेटेड सवाल है, और जितने भी वासना ग्रसित प्रश्न होते हैं या इच्छा ग्रसित प्रश्न होते हैं या संसार ग्रसित प्रश्न होते हैं, उसमें स्पर्श बहुत जरूरी है, उसमें बोध बहुत जरूरी है। यानी तुम्हें डिजायर को सप्रेस नहीं करना है, डिजायर को एक्सप्रेस करना है, सिंपल सी चीज है। तो अगर तुमने रिलेशनशिप में जाके रिलेशनशिप की कंप्लीट रियलिटी को बोध कर लिया है, क्योंकि कई लोग वो भी नहीं कर पाते, तब तुम तैयार हो इस प्रश्न का जवाब देने के लिए कि हाँ, मैंने देख लिया है सब कुछ A to Z, यहां पे कुछ नहीं है, अब मैं कुछ और करना चाहता हूं जीवन में। लेकिन अगर तुम ये कहते हो ना बैठे बैठे कि क्यों मैं बंध जाऊंगा, मुझे बंधना नहीं है, बंधना नहीं है, अरे बंधना नहीं है ठीक है, लेकिन नहीं करोगे तो उसके कॉन्स रेडी हैं, उसकी नेगेटिविटी रेडी है। नहीं करोगे तो वो तुम झेल नहीं पाओगे, वो ये लोग झेल नहीं सकते, 99% लोग नहीं झेल पाएंगे वो चीज। अकेलापन स्वीकार है क्या किसी को? स्वीकार है किसी को अकेलापन? नहीं है। झेल पाओगे? नहीं झेल पाएंगे सब। तो क्या आत्मज्ञान पा ले? नहीं पाओ, भोग करो। आत्मज्ञान निवारण नहीं है हर चीज का। आत्मज्ञान बहुत आखिरी में आता है, भोग आता है, भोग। अब भोग कहां तक करें सर, कहां तक भोग करें, किस लेवल तक भोग करें, तो इसको पहले समझ लो। भोग का मतलब ये नहीं कि दुनिया की सारी लड़कियों के साथ जाके सेक्स कराओ। जब मैं कहता हूं भोग करो का मतलब यह है कि मैंने कई बार इसको बोला भी है, इस प्रश्न का जो जवाब है कि जब मैं कहता हूं भोग करना है तो मैं कहता हूं कि 1 बार 2 बार 3 बार किसी के साथ रिलेशन में चले जाओ, पैसा थोड़ा कमा लो तो पैसे की रियलिटी दिख जाएगी। एक छोटी सी कार ले लो, बाइक ले लो, तो तुम्हें प्राइवेट जेट की रियलिटी दिख जाएगी। तुम्हें प्राइवेट जेट लेने की जरूरत नहीं है। ट्रैवल बाइक से भी होता है, ट्रैवल प्राइवेट जेट। तो यू वांट ट्रैवल, यू डोंट वांट ऑल दिस बिकॉज अगर प्राइवेट जेट में आपको रख दे और एक कमरे के अंदर प्राइवेट जेट है और कमरा बंद रहेगा और प्राइवेट जेट भी बंद रहेगा, अंदर ही लॉक कर दे आपको, तो आप तो बंद जाओगे। आपको कि भैया यहां से निकालो, हमको, हमें नहीं चाहिए प्राइवेट जेट है ये, राइट। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट भोग बहुत जरूरी है, लेकिन लोगों ने अपने आप को सप्रेस कर रखा है कि यार जो एक तो जो कर रहा, 2 टाइप की पोलैरिटीज मिलेगी आपको इस दुनिया में, बड़ी अच्छी। मैं आपको कई बार इसके ऊपर एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा, पोलैरिटीज के ऊपर, बड़ी सही तगड़ी चीज है, आपको मैं बताना चाहता हूँ। थोड़ा सा इसको मैं पोलैरिटी की तरफ लेके जाऊंगा। देखिए, जब मैंने रसल ब्रंसन और ये सब लोगों को मार्केटिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, मार्केटिंग स्पेशली जो यूएस की मार्केटिंग है, नॉट इंडियन घोंचू मार्केटिंग। मैं इंडियंस एंटरप्रेन्योर को सुनता ही नहीं हूँ। आई हेट इंडियन एंटरप्रेन्योर्स, मुझे पसंद ही नहीं है इनकी बातें, इनका स्टार्टअप कल्चर कि यहाँ से फंडिंग उठाओ और उसके बाद ये वो, मुझे पसंद ही नहीं है वो। मुझे बूट स्ट्रैपिंग पसंद है और वो यूएस सिखाता है, यूके सिखाता है। यूएस में जो टॉनी रॉबिन्स हैं और बड़े बड़े जितने भी आज तक क्लाउडिया हॉपकिंस हैं, डेविड ओगिलवी हैं, उनसे मैंने एक चीज सीखी। उन्होंने एक बात बोली थी कि चाहे तुम इस पूरे जगत को आध्यात्मिक अवेयरनेस में डाल दो, उसके बाद भी मार्केटिंग के जो रूल है वो बदलेंगे नहीं। मतलब मार्केटिंग का रूल ये है कि लोग पोलैरिटी में ही जिएंगे। लोग या तो लेफ्टिस्ट हैं और या राइटिस्ट हैं, लेकिन हमारा जो काम होता है, स्पिरिचुअलिटी वाले जितने भी गुरुज हैं, जेन्युइन गुरुज हैं, उनका काम होता है कि
लोगों को बीच की रियलिटी दिखाए लेकिन बीच में वो आएंगे नहीं, मार्केटिंग ये कह रही आएंगे नहीं लोग। सारा का सारा जो काम है वो 1% लोगों को चेंज करने का है, 1%, ओनली 1%। तो ठीक है, अगर 800 करोड़ में 1% भी चेंज हो जाते हैं तो ठीक है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पीपल विल बी गेटिंग, आई थिंक कितना होगा 800 करोड़ का 1%, आई थिंक 8 करोड़ होगा शायद, 8 करोड़ लोग। तो 8 करोड़ लोग अगर बदल जाते हैं तो इट्स वेरी ग्रेट थिंग एक्चुअली, क्योंकि 200 करोड़ तो हम ही लोग हैं, 150 करोड़ हो चुके हैं। और लेकिन कमाल की बात यह है कि मार्केटिंग हमेशा सही रहती है। बात जो बोलती है ना, मार्केटिंग की जो नॉलेज है, मार्केटिंग के जो लॉज हैं वो सेम होते हैं। वो कहते हैं कि आप कुछ भी कर लो, लोग पोलैरिटी, आप पोलैरिटी में बात करो, लोग आपके पास आएंगे। आप बोलो संदीप महेश्वरी बढ़िया है, आचार्य प्रशांत बेवकूफ है, सब आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आप ये बोलोगे ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपके पास कोई नहीं आएगा। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कितनी खतरनाक चीज मैं बता रहा हूं आपको, पता है? एनीवे, तो लोग पोलैरिटीज में जीतते हैं। तो चक्कर क्या है ना कि ये जो लोग है ना, लोग ये जब मैं बोलता हूँ भोग करो, तो भोग आपको क्या करना है कि भोग मतलब या तो आप रिलेशनशिप में जाओ, देखो उसको, समझो, आपको समझ में आ रहा है। लेकिन कई लोग भोग कर चुके होते फिर भी समझ नहीं आता। अब सवाल ये आता है कि कितने लोगों ने शादी कर रखी, क्या उनको समझ में आता है? 1 शादी करते हैं, 2 शादी करते हैं, 3 शादी, 4 शादी करते हैं, समझ नहीं आता। 1 से 10 रिलेशन में जा रही हैं लड़कियां, उसके साथ संभोग कर रही हैं, उसके साथ प्यार कर रही हैं, उसके साथ संभोग कर रही हैं, उसके साथ यही चक्कर चल रहा है। तो अब इनके साथ क्या है? इन्होंने तो बहुत भोग कर लिया, तो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है? इनके साथ प्रॉब्लम यह है कि ये इंटरनली ऑब्जर्व नहीं करते हैं चीजों को, मतलब ये सीख नहीं रहे, दे आर नॉट लर्नर्स। सो इनका लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। लर्निंग में ऑब्जर्वेशन सबसे पहले आती है, क्वेश्चनिंग बाद में आती है। दिस इज कॉल्ड लर्निंग। लर्निंग इंक्लूड द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन ऑन द नेचर ऑफ द माइंड, इंटरनल ऑब्जर्वेशन कि हाउ व्हेन आई एम स्मोकिंग गांजा, व्हेन आई एम ड्रिंकिंग अल्कोहल, हाउ इट इज अफेक्टिंग माई ब्रेन, is there any awareness? So is there a data point 1, data point 2? There are 2 data point, data point 1, data point 2। शादी से पहले, शादी के बाद में, ये दोनों ही स्पर्श होने चाहिए। इन दोनों का स्पर्श होना चाहिए, इन दोनों का अच्छे से कॉन्शियस माइंड में मेमोरी होनी चाहिए, सबकॉन्शियस में नहीं। क्योंकि सबकॉन्शियस में तो सोते वक्त भी मेमोरी बनती है। कोई आपके पास सबकॉन्शियस में, आप सो रहे हो, मम्मी बुलाएंगे, ओ बेटा आ जाओ, तो वो रिकॉर्ड हो गया, तो मेमोरी वहां नहीं। कॉन्शियस मेमोरी बता रहा हूं, कॉन्शियस मेमोरी बनती ही ऑब्जर्वेशन से, कॉन्शियस एफर्टफुल ऑब्जर्वेशन। तो दीज पीपल आर नेवर लिविंग द लाइफ फ्रॉम द एजेंडा ऑफ लर्निंग, दे आर लिविंग द लाइफ फ्रॉम द एजेंडा ऑफ ईदर डिजायर और ईदर अटैचमेंट। नाउ लर्निंग इज ऑल्सो अ डिजायर ओनली, बट दैट इज सात्विक डिजायर। Right now I'm doing a podcast. I also have a desire to express my teachings. This is a sattvic desire. So people question this also. Okay, desire छोड़ दे तो आप क्यों पॉडकास्ट कर रहे हो, आपके अंदर डिजायर नहीं है क्या? अरे घोंचू, हर चीज को लिटरली। अभी रिसेंटली जिसमें अभी आचार्य प्रशांत वाला वीडियो किया था मैंने, उसमें नीचे एक लड़की कहती है, आपने तो उनको सुनाना ही है, तो आपको कैसे तो आपने कैसे डिसाइड कर लिया? अच्छा, कोई चक्कर नहीं पाल ले। मैंने नीचे कमेंट किया, मैंने कहा देखिए, या तो आप बहुत भोली हो और या तो बहुत बेवकूफ हो। मतलब मैंने कहा कि अगर मैं उनके वीडियो नहीं देखता हूं, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने कभी देखे ही नहीं है। मैं कहता हूं उनके वीडियो नहीं देखता, इसका मतलब ये है कि मैं देख के ऐसा इवैल्यूएट करके फिर बात कर रहा हूं कि उनके तर्कों का वितर्क दिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उनके तर्क खराब हैं, हो सकता है उनके तर्क अच्छे हों, लेकिन वो एंड ऑफ क्वेश्चनिंग नहीं है। तुम कितना भी किसी को भी सुन लो, तुम्हारे अंदर कोई सुख की अनुभूति नहीं, तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे हाथ में नहीं आ रही, तो तुमने क्या खाक सिखाया? ऐसे ही मैंने नहीं बोला है आपको, लेकिन अब मैं बोलूंगा अगर आप कहेंगे तो कि बहुत घमंडी है पार्थ, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, पर फिर भी बोल देता हूं और इसका रीजन भी बताता हूं आपको। लास्ट 500 साल में जितने दार्शनिक आए हैं, जब मैं मरूंगा तो मेरे से बड़ा कोई दार्शनिक नहीं होगा।
ये मैं आपको बता देता हूँ। और आप कहोगे कि यार ये तो बड़ा घमंडी इंसान है। मैं बताता हूँ क्यों। एक्चुअली चक्कर क्या है कि मैंने कोड क्रैक किया है एक बड़ा खतरनाक। वो कोड मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, हो सकता है आप अपने जीवन में इसको आवेदन कर सकें। वो कोड ये है कि उस कोड का नाम मैंने रखा है टेलीस्कोप थ्योरी। कई बार मैं इसका जिक्र कर चुका हूं, लेकिन कई बार नए लोग सुनते हैं। तो होता क्या है कि जो एक आध्यात्मिक गुरु होता है उनके अंदर एक पैटर्न देखा कि मेरी अपने एक्सपीरियंस और उठाएंगे वेद, ये दो चीजें ही होती हैं। मेरे अपने एक्सपीरियंस और थोड़ा बहुत लास्ट 200-300 सालों में थोड़ा बहुत उनसे सीखा, थोड़ा बहुत अपने से सीखा, और उसके बाद उपनिषद से सीखा। तो एक पॉइंट आता है जब आप सब कुछ सबसे सीखते हो, लेकिन आप आखिरी में कहते हो अब मुझे पता है, अब मैं अपने आप करूंगा। प्रॉब्लम क्या हो जाती है यहां पे कि आपकी वृद्धि की जो स्पीड है वो गिर जाएगी बहुत बड़ी तेजी से। तो मेरे साथ फेजेस आए। जब मैं फेज 1 में था तो मैं संदीप महेश्वरी को सुनता था, 3-4 साल उनको सुना। 18 में रियलाइजेशन हुआ कि मुझे आगे बढ़ना है। दिमाग मेरा शुरू से चलता था कि मुझे इस आदमी से क्या चाहिए ऐसा जिससे मेरी जिंदगी बदल सके। तो मैंने उनकी जिंदगी से, संदीप के सेशन से क्वेश्चनिंग चुरा लिया। मतलब क्वेश्चनिंग कैसे करते हैं वो संदीप, बाकी सब चीजें छोड़ दी, क्वेश्चनिंग चुरा लिया। उसके बाद मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से सीखा। 2019 में 20 में मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें हुई क्योंकि मैं एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशनल स्टेट में चला गया था। तो अभी भी हूं, सीखता रहता हूं। तो होता क्या है कि कंटेंट आपको मिलता जाता है, आप सीखते जाते हो, लर्निंग होती जाती है। तभी आप देखते हो मेरे जो उदाहरण है वो उदाहरण कहीं आपको कहीं मिलेंगे नहीं। बाकी गुरु के जो उदाहरण होते हैं या तो उपनिषद के कोई उदाहरण उठाएंगे या तो किसी दूसरे गुरु ने उदाहरण दिया। उदाहरण कैसा आदमी दे रहा है उससे निर्धारित होता है कि आदमी की इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी कितनी है। तो जो मेरे उदाहरण है वो मेरे अपने उदाहरण रहते हैं। मैक्सिमम 90%, 10% तो ऑब्वियसली कभी ओशो के उठा लिए, कभी कृष्णमूर्ति ने एक उदाहरण उठा लिया। 2021 में आते आते जित्यु कृष्णमूर्ति के बारे में पता चला। अभी तक ऑब्जर्वेशन की महत्वता का पता नहीं चला था। अभी तक क्वेश्चनिंग चल रहा था और एक नॉन अवेयर स्टेट की ऑब्जर्वेशन चल रही थी, जहां पे मुझे यह नहीं पता था कि ऑब्जर्वेशन की इतनी सच में वैल्यू होती है। फिर आए कृष्णमूर्ति फेज मेरा। यहां पे क्या हुआ कि मेरे फेजेस होते हैं। पहला फेज आया, 4 साल चला। उसके बाद कृष्णमूर्ति फेज आया। अब ये फेज में एंटर करने हुआ, जब मैं किसी एक फेज में रहता हूं तो मैं एक ही को चाटता हूं। फिर मैं किसी और को एंटर नहीं करता हूं। एक आदमी को मैं केवल चाटूंगा और चाट डालूंगा ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे तरीके से। तो उस फेज में मैं क्या करता था कि मैं बाइक में चल रहा हूं तो गाने नहीं चल रहे, कृष्णमूर्ति के लेक्चर्स चल रहे हैं, धीरे धीरे बाइक चलाता था। घर में बैठा हूं, कृष्णमूर्ति को देख रहा हूं, एक टक देख रहा हूं। कैसे? अब कहोगे कि आपका ध्यान नहीं भटकता था। वहीं में बताओ, साधना, यहाँ पे साधना हेल्प होती। तो वो हो गया, वहां से सुनता गया और मैं सिंप्लीफाई करता जाता हूं कि भाई ये कह क्या रहा है आदमी, इसका एजेंडा क्या है। इसके सेशंस का हर एक का एजेंडा होता है। जैसे कृष्णमूर्ति का एजेंडा ऑब्जर्वेशन है, लेकिन संदीप का एजेंडा क्वेश्चनिंग है। ऐसे बहुत सारे गुरुज हैं जिनका एजेंडा मुझे समझ नहीं आया। ओशो का एजेंडा जो है वो है कहानी। वो सबसे भयंकर एजेंडा है उनका। कहानी जो है वो बहुत जरूरी है। कहानी अगर आप नहीं सुनाओगे तो जिंदगी झंड जाएगी। सदगुरु का जो एजेंडा था वो थी साधना और तंत्र। ये दो चीजें मैंने सदगुरु से इंट्रोड्यूस करी अपनी जिंदगी में, क्योंकि जग्गी वासुदेव का फेज आया। संदीप महेश्वरी के बाद जो फेज आया था मेरा, जग्गी वासुदेव का फेज था। वहां पे 2 साल मैंने कंटिन्यूअस चाटा सदगुरु को। उसके बाद छोड़ दिया, त्याग दिया, क्योंकि वो बचा नहीं, रिपीट हो, लूप पे चला जाता। मैंने आपसे क्या बोला, ये जगत जो है लूप में जाएगा। बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, किसी कुछ भी उठा लो वो लूप बनेगा।
तो जग्गी वासुदेव की बातें जब खत्म हो गई और लूप में रिपीट होने लगी, मैंने उनको छोड़ दिया, चाटना बंद कर दिया। फिर जिद्दू के बारे में पता चला मुझे, अरे बाप रे बाप, इस आदमी ने मेरी जीवन चेंज कर दिया। इस आदमी से ऊपर कोई है ही नहीं। पर इस आदमी के अंदर भी डिफॉल्ट है, जो कि ओशो ने सही किया और जग्गी ने सही किया, वो थी साधना। इसी वजह से मैं माइनस में हमेशा बात करता हूं। तो क्या हुआ, जिद्दू का मैंने फेस सीखा वहां से, कि वहां से देखा कि ऑब्जर्वेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है। फिर बीच में टेक्स्ट पढ़ता रहा, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता ऑलमोस्ट 8-10 बार पढ़ चुका हूं कि रिपीट होने लगा। मैंने कहा हटाओ, नहीं चाहिए। रिपीट का मतलब ये भी नहीं कि मतलब सुना और सिर्फ थ्योरी समझ ली और आगे बढ़ गए, अपने जिंदगी में सोशल मीडिया में स्पेंड कर लिया टाइम, नहीं। सुना, उसको अप्लाई भी किया, उसका प्रत्यक्ष किया। जब आप किसी चीज को सुनते हो तो आपको सीखने का तरीका बताता हूं। आप सुनो और उसको प्रत्यक्ष करो, सुनो और उसका प्रत्यक्ष करो। कहां प्रत्यक्ष करो? जहां बताया जा रहा है, जिस संदर्भ में, उस संदर्भ में प्रत्यक्ष करो, और जीवन के बाकी संदर्भों में भी प्रत्यक्ष करो। यह नहीं समझ में आएगा आपको भी। इसको समझने के लिए पेड कोर्स में बना रहा हूं, बहुत खतरनाक। वो है हाउ टू रीड भगवत गीता एंड अष्टावक्र गीता, मतलब हाउ टू रीड अ स्क्रिप्चर। तो इसमें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं, या नहीं मैसेज में डालिए या कॉल कर लीजिए। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए, मैं अभी इसको मैं बताऊंगा थोड़ी, मैं अभी कैसे इसको करना है। क्योंकि अब मैंने ये फैसला ले लिया है कि अब मैं जितना हो सके कि मैं हेल्प करूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं पेड यूजर्स के लिए भी बचा के रखूंगा। बट अगर आपको सीखना है तो हाँ, आप 350 पॉडकास्ट सुनोगे तो आपको पता चल जाएगा। आपको कोई अपना गांव की जमीन बेच के आने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैंने और भी है कि मेरे जो कोर्सेज होंगे वो हाई टियर कोर्सेज होंगे। मतलब क्या, कि वो अमीरों के कोर्सेज होंगे सिर्फ। जिनके पास पैसा है वो करें, जिनके पास पैसा है वो नहीं करेंगे। मेरा कोई भी कोर्स है वो 10,000 से नीचे है ही नहीं। आपके पास नहीं पैसा है, चुपचाप बैठ के यूट्यूब देखो, और चुपचाप बैठ के, कोई कहीं जमीन बेचने की जरूरत नहीं है, कोई स्प्लेंडर बेचने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। और अगर ऐसा आप करोगे तो मैं पहले ही आपसे पूछ लूंगा, यू आर नॉट माई ड्रीम कस्टमर, ओके। और अगर बेच के आ रहे हो तो भी आपको नहीं सर हमने बेच लिया, हमें तो आपके पास बैठना है, नहीं चाहिए, करना ही नहीं है। जाओ कमाओ, पैसा अच्छा होगा, 1,00,000-1,50,000 की नौकरी है, जहां तुम्हें लगता है 10,000 चले भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी एनीवे इसको घुमाते नहीं है, थोड़ा सा आपको एक वापस आता हूं पॉडकास्ट पे। तो हुआ क्या कि ये चीज चल, तो अब कोई भी चीज को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसका सीख के उसका प्रत्यक्ष किया जाए। तो जिद्दू जी को मैंने जब सुना तो मैंने कहा ये तो खतरनाक आदमी है। तो उनका क्रक्स निकला वो ऑब्जर्वेशन का। और भी चीजें थी, द आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, और भी वीडियोस थे जहाँ पे उन्होंने ये भी बोल दिया कि रीइंकार्नेशन भी होता है। और वहाँ से एक बड़ा कमाल मार्ग खुला, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न है मेरे जीवन में कि मेरी एग्जिस्टेंस कहाँ चालू हुई और कहाँ जाएगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। तो परेशान कर रहा था ये प्रश्न मेरे को पिछले 2016 से ये प्रश्न परेशान कर रहा था मेरे को। अब तो मेरे को समझ में आ गया। रीइंकार्नेशन के ऊपर मैंने काफ़ी बात कर रखी है, लेकिन आपने नहीं सुना है तो आप पीछे जाके सुन सकते हैं। फिर मेरा फेज आया पतंजलि योग सूत्र का, जहाँ पे मैंने बैठ के कैवल्य पढ़ा। कैवल्य क्या होता है, 3 प्रमाण के बारे में बात करी, सिद्धियाँ क्या होती, और उसके बाद मुझे पता चला कि समाधि की जो प्रकार होते हैं वो क्या होते हैं, जो कि कृष्णमूर्ति कभी डिस्कस नहीं करते। लेकिन क्योंकि मैं अस्तित्व हूं तो मुझे सब कुछ जानना चाहिए। अस्तित्व मतलब मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं। आप सोचो, आपको एक जगह कैद कर दिया जाए, जैसे नॉर्थ कोरिया में कैद कर दिया आपको, कह दे नॉर्थ कोरिया ही रियलिटी है और कुछ है ही नहीं। जैसे नॉर्थ कोरिया में यही है इस समय, उनको नहीं पता है कि प्लेनेट गोल है। पता है आपको ये चीज? नॉर्थ कोरिया में जो लोग हैं जिनको कैद करके रखा गया, पूरी नॉर्थ कोरिया जो कैद है वो कैद खाना है। बाहर का कोई कम्युनिकेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई अंदर आता नहीं, कोई बाहर जाता नहीं, आप भाग ही नहीं सकते। गुलाम बना के रखा, डिक्टेटरशिप है वहां पे। एक आदमी जो है वो राजा है, बाकी सब प्रजा है,
राजा और प्रजा वाले, डिक्टेटरशिप बोलते हैं इसको। आपको ये बात जान के बड़ा अचंभा होगा, लगेगा कि वहां पे लोगों ने पता। तो अब सुनिएगा ध्यान से। इंटेलेक्चुअल जो है उसको कॉन्कर कर लिया, यानी नॉर्थ कोरिया का मैप तो मुझे पता है, लेकिन अगर मैं आपको ये ना बताऊं कि पृथ्वी गोल है और अर्जेंटीना, इंडिया, अमेरिका भी एग्जिस्ट करता है, बाकी देश भी एग्जिस्ट करते हैं जहाँ डिक्टेटरशिप नहीं होती, जहाँ पे रेगिस्तान होते हैं, जहाँ पे पहाड़ भी होते हैं, तो आप कैसा आपको कैसा लगेगा कि आपको दुनिया के बारे में नहीं बताया जा रहा। वही चीज है। कृष्णमूर्ति की गलती ये थी, कृष्णमूर्ति ने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे फोकस किया और क्वेश्चनिंग पे फोकस किया। इंटेलेक्चुअली चीजों को बड़ा क्रैक करने की कोशिश करी, जो कि जरूरी है, लेकिन वो कंप्लीट रियलिटी नहीं है। और भी चीजें हैं जो उन्होंने छुपाई, पर कई साइंटिस्ट ने उनसे इंट्रोगेशन के टाइम लीक करवा ली। वो थी रीइंकार्नेशन, और उन्होंने ये तक कह दिया कि आप स्पिरिट से कम्युनिकेट कर सकते हो। अब वो वीडियो जो है, आप कहोगे वीडियो कहाँ है, वो वीडियो कभी मैं यूट्यूब वीडियो पे डालूंगा, तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। कि एक बार कृष्णमूर्ति, मैं कहानी बताता हूँ, कहानी क्या थी एग्जैक्टली। कृष्णमूर्ति को एक बार किसी ने बुलाया घर में, और एक स्पिरिट बॉक्स पड़ा हुआ था। मतलब क्या था कि मतलब कुछ उसको, तो कृष्णमूर्ति को आई डोंट बिलीव ऑल दिस शिट, ऐसा उन्होंने बोला। आई डोंट बिलीव ऑल दिस नॉनसेंस, ऐसे स्ट्रेस देके बात करते थे वो। नॉनसेंस, आई डोंट बिलीव दिस नॉनसेंस, द सफरिंग। एनीवे, तो भाई उन्होंने मतलब समन किया स्पिरिट को, और वो जो स्पिरिट थी उससे क्या होता है, सवाल पूछना होता है। तो जब आप सवाल पूछोगे तो वो कभी इधर से कुछ हिला देगी, कभी इधर से कुछ हिला देगी। तो उन्होंने कुछ पर्सनल सवाल पूछे जो उनके बीच में थे, कुछ ऐसा था, और वो सवाल एकदम करेक्ट थे। उनका दिमाग हिल गया कृष्णमूर्ति का कि ये क्या चक्कर हो रहा है। उनको सब कुछ पता था। पता है आपको, कृष्णमूर्ति हीलर थे, रेकी तक करते थे वो। मतलब हाथ रख देंगे तो जॉइंट सही हो जाएगा। हीलर थे वो, हीलर। प्राणा की बात नहीं करी, सब कुछ कर, लेकिन बताया नहीं। क्यों नहीं बताया? गलत है ना, नहीं बताना चाहिए। क्योंकि आप बता दो, आप ये मत डरो कि लोग क्या सोचेंगे। लोगों को पता होना चाहिए कि नॉर्थ कोरिया सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करता है, पूरी पृथ्वी एग्जिस्ट करती है। अमेरिका भी है, जापान भी है, चाइनीज भी। सिस्टम में क्या क्या हो रहा है, बॉडी में क्या क्या है, वो सब कुछ पता होना चाहिए हर आदमी को, मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि उससे कंफ्यूजन क्रिएट होता है। 2016 में जब साउंड ऑफ साइलेंस के ऊपर मेडिटेशन करना चालू किया तो अंदर प्रकाश दिखने लगा। संदीप उसकी बात ही नहीं करता था। शरीर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे, एनर्जी शिफ्ट हो रही थी, हाथों के बीच में मैग्नेटिक पुल था, टेम्परेचर ऊपर नीचे होता था, खुशी का ठिकाना नहीं था, पेड़ों से कनेक्शन फील हो रहा था, चंद्रमा से कनेक्शन, हर चीज से मुझे कनेक्शन फील होने लगा। ऐसा लगता है एक धागा बंधा हुआ, लिटरली एक धागा होता है जो बंधा होता है। क्वांटम इंटैंगलमेंट बोलते हैं उसको। वो क्वांटम इंटैंगलमेंट फील होने लगती है आपको। तो ये तो संदीप ने बताया नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा मैं पता तो लगा लूंगा संदीप महेश्वरी, लेकिन ये बात याद रखना मेरी, तो कि अगर मैंने पता लगा लिया और इन्वेस्टिगेट कर लिया और साइंटिफिकली जान लिया क्या क्यों होता है, कैसे होता है, जो कि जग्गी वासुदेव ने मेरी हेल्प करी, और मैंने बहुत सारे और भी किताबों से पढ़ा और अपने एक्सपीरियंस से उसको बार बार अप्लाई करके देखा, तो मैंने ये सोच लिया था कि मैं अपनी ऑडियंस को बता के रहूंगा। क्यों? क्योंकि इतना जब कुछ होता है शरीर में और आपको नहीं पता चलता, तो आप बहुत ज्यादा दिमागी रूप से खराब हो जाता है आपका दिमाग। आप बहुत परेशानी में चले जाते हो कि ये क्या हो रहा है, चक्कर क्या है ये। तो जिद्दू ने वो नहीं बताया, कृष्णमूर्ति ने। उन्होंने कहा कि साधना मत करो। अरे साधना करना था जिससे लोगों का ध्यान, स्पेशली 2024 में तो बहुत ज्यादा जरूरी है साधना करना। लेकिन अब कई बार मैं अपने स्टूडेंट से बात करता हूं तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम तो केवल साधना ही कर रहे हैं। अब वो भी गुस्सा आता मेरे को कि भाई केवल साधना नहीं करनी है ना, कि आप साधना कर करके बस बैठे हुए हो, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हो। आप थोड़ा सा
अब आत्मज्ञान की तरफ बढ़िए, अपने अंदर डालिए। जीवन में प्रश्नों का उत्तर ढूंढना आपको खुद आना चाहिए। सीखते कैसे हैं ये सीखो। वृद्धि, सेल्फ एवोल्यूशन कैसे होगा इस पे ध्यान दो, नहीं तो फिर डिके हो जाएगा सेंसेस में, क्योंकि साधना करने से एनर्जी अंदर आती है और वो सेंसेस की तरफ लेके जाएगी आपको। फिर मेरा फेज आया आगे चल के 2022 हो गया ओशो फेज। अरे बाप रे बाप, अरे दादा रे दादा। पहले तो मैंने सोचा कि यार ये आदमी एकदम फ्रॉड है, ये है वो है, लोगों ने क्या इमेज बना रखी थी। मैंने कहा नहीं, अब मैं इसको जाके सुनूंगा। तो उनके पॉडकास्ट है, लाखों पॉडकास्ट है उनके, हजारों पॉडकास्ट है। मैंने सुनना चालू कर दिया एक तरफ से। सबसे पहला पॉडकास्ट जब मैंने उनका सुना था तो ऑलमोस्ट 10वां या 11वां पॉडकास्ट था वो उनका। उसमें उन्होंने बात करी ऊर्जा की प्रकृति के बारे में। कभी आप टाइप करना ऊर्जा की प्रकृति बाय ओशो, वो सुनना आप कभी ध्यान से, आप देखोगे एग्जैक्टली मैं वही बात कर रहा हूं। और तब तक मेरे पॉडकास्ट भी चालू हो गए थे बाय द वे। 2022 में जून में मेरे पॉडकास्ट भी चालू हो गए थे, ये जो पॉडकास्ट मैंने स्टार्ट किए थे। तो ओशो को जब मैंने सुना दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि मुझे एक और दृष्टिकोण दिखा और चाटा फिर पड़। जैसे कि आप जानते हो कि जब मैं एक फेज में एंटर कर जाता हूं तो मैं चाटने लगता हूं, ऊपर से नीचे तक चाट डाला। फिर लूप आ गया, अभी लूप आ चुका है ओशो का। तो अब कुछ बचा ही नहीं। जो भी बचा, ऐसा नहीं कि नहीं बचा, लेकिन जो भी बात करते हैं वो ऐसा लगता है कि हाँ ये चीज अब मैं सीख चुका हूं, कर लूंगा, मैं प्रत्यक्ष कर चुका हूं इसका। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ा और अंदर मेमोराइज कर लिया, रट्टू तोता वाला काम नहीं है। पढ़ा, एक संदर्भ में, जिस संदर्भ में दिखाया जा रहा था, सिखाया जा रहा था, वो सीखा। फिर दूसरे संदर्भ में देखा, तीसरे में देखा, चौथे में देखा। ये चली रहा था। फिर लॉज, जो मेरे लॉज ऑफ द यूनिवर्सेस, जो उसकी सीरीज जो है वो चली रही थी, उसकी डिस्कवरी चल रही थी साथ में। वो तो 2017 से चल रही है। तो इस बेस पे मैं कह रहा हूं कि आज तक ऐसा कोई दार्शनिक पैदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे अंदर अहम नहीं आया। जैसे इनको देखो, ये आपस में नहीं सुनते किसी को, ना जग्गी इनको सुनेंगे, ना आचार्य उनको सुनेंगे, ना संदीप इनको सुनेंगे, सर्वप्रियानंदा को, और उनको नहीं, इनको नहीं ना। मेरे साथ चक्कर क्या है कि अगर जहां जो सीखने को मिल रहा है मैं तुरंत चाट लेता हूं। कि अभी रिसेंटली ही मार्केटिंग जब मैंने स्टार्ट किया सीखना, 2022 में ही स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा यार ये मार्केटिंग के कंटेक्स्ट में बात हुई है कि आदमी खरीदता है इमोशनली और लेबल करता है लॉजिक से। जैसे फॉर एग्जांपल, तूने फोन क्यों खरीदा आईफोन? अरे कैमरा अच्छा है, तुरंत फट से जवाब आएगा, इसका कैमरा अच्छा है। अभी रिसेंटली मैंने, राजेंद्र मेरा ड्रमर है, मैंने कहा भाई तूने 45,000 का आईफोन 12 खरीद लिया, इससे अच्छा तो खरीद लेता कुछ सैमसंग का, कुछ 25-30,000 खरीद लेता। कहता नहीं भैया कैमरा अच्छा है, रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाती है, और मैं म्यूजिशियन हूँ तो रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, ये है वो है। मैंने कहा यार ये सब तो, मैं अंदर सोच रहा था, मैंने कहा ये सब तो भैया 25,000 वाले फ़ोन में भी होता है ना। क्या हो गया, तुमने 45,000 का क्यों खरीद लिया आईफोन 12, क्यों लिया? तो मार्केटिंग ये कहती है कि, मार्केटिंग का दृष्टिकोण आप समझे, बड़ा इंटरेस्टिंग दृष्टिकोण है। मार्केटिंग ये कहती है कि तुम स्पिरिचुअल रियलिटी को बीच में ले भी आओगे तो भी लोग नहीं समझेंगे। मतलब मैं जो समझा रहा हूं आपको, आप जियोगे पोलैरिटीज में ही, आप करोगे डिसीजन इमोशनली, आप लॉजिकली डिसीजन नहीं लोगे। आप 100 में से 80% डिसीजन लॉजिकली नहीं लेते हो, 80%। तो ये उन्होंने बाइंग में बताया था, है ना। तो मैंने उसको अप्लाई किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक बार देखते हैं इसको कि क्या सच में मार्केटिंग में जो बोला गया है कि बायर जो है वो इमोशनली होता है और 20% लॉजिकली होता है, तो क्या ये सच में अप्लाइड है और जगह। तो मैंने देखा कि लोग सारे डिसीजंस ऐसे लेते हैं, एक नहीं सारे डिसीजंस लोग ऐसे लेते हैं। आप देखो, जब आपका मेरे साथ रिलेशनशिप हो जाएगा ना, तो मेरे बारे में आपको कोई आके बोलेगा तो आप उसको गाली बकने लगोगे, क्योंकि सर पार सर के बारे में कुछ मत बोल दियो। ऐसे ही अभी रिसेंटली जो वीडियो मैंने डाला था उसमें क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आचार्य के साथ रिलेशनशिप है इनका, लोगों का, प्रशांत के साथ। तो अब वो नहीं तोड़ सकते वो। तो मेरी जो ऑडियंस है, जब मेरा रिलेशन होगा तो वो मेरे साथ भी लॉयल रहेगी। तो जब इसको रियल इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि 3 प्रकार की ऑडियंस होती है एक यूट्यूबर की। वैसे तो ये प्रोडक्ट कंपटीशन पे अप्लाइड है, जैसे अमेजॉन वर्सेस, जैसे अमेजॉन है, लेट्स से पहले अमेजॉन से समझते हैं।
तो अमेजॉन के कुछ डाई हार्ड फैंस हैं, अमेजॉन के कुछ सेटिस्फाइड फैंस हैं, और अमेजॉन के कुछ फ्रस्ट्रेटेड फैंस हैं। जो अमेजॉन का कंपटीटर है, अगर उसको सच में लीक करना है, उसको आगे बढ़ना है आगे, तो उसको फ्रस्ट्रेटेड कस्टमर की प्रॉब्लम को समझ के फिर उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे अमेजॉन की एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि बहुत सारी, मतलब आप कभी बैठोगे आपको समझ में आएगा कि यार इसमें ये नहीं है, कि ये होता तो और अच्छा हो जाता। तो वही चीज, जैसे अभी रिसेंटली ओला आई तो ब्लाब्ला आ गई, इंस्टेड ऑफ इन ड्राइव और ब्लू जो कैब है, चौथा कंपटीशन जो था ब्लू था, तीसरा था इन ड्राइव, ब्लिंकिट, सॉरी क्या नाम है उसका, इन ड्राइव। तो उसकी जगह उन्होंने अपनी कैटेगरी खोली, वो थी ब्लाब्ला। ब्लाब्ला में क्या है कि आप दिल्ली से कानपुर जा रहे हो तो आप कैब कर सकते हो, वो भी 1,000 रुपये में। तो शेयरिंग कैब,